हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके थे डायोड के परिवार के विषय में और डायोड के एप्लीकेशंस के विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज से पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स के विषय में कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर पी और एन प्रकार के ऐसे अर्धचालक हैं जिनमें 3 टर्मिनल तथा 2 पीएन संधियां होती हैं। तो देखिए, ट्रांजिस्टर भी एक प्रकार से हमारे अर्धचालक युक्तियां हैं। अर्धचालक युक्तियां अर्थात यह भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से निर्मित है जिनमें अशुद्धि मिलाई गई है। अशुद्धि मिलाकर पी और एन प्रकार बनाए गए हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ में पीएन जो जंक्शन है उन्हें एक दूसरे के साथ में विपरीत क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर में सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि ट्रांजिस्टर में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 पीएन संधियां होती हैं, 2 पीएन संधियां और 3 टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संधि और 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो टर्मिनल्स होते हैं, इन टर्मिनल्स को क्या कहा जाता है। देखिए, 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल्स कहलाते हैं, पहला टर्मिनल आपका कहलाएगा एमीटर, दूसरा टर्मिनल आपका कहलाता है बेस और जो आपका तीसरा टर्मिनल होगा, तीसरा टर्मिनल आपका कहलाएगा कलेक्टर। यदि हम इन्हें हिंदी में बोलना चाहें तो एमीटर आपका कहलाता है उत्सर्जक, बेस आपका कहलाता है आधार और कलेक्टर आपका कहलाता है संग्राहक। अब देखिए, ये जो 3 टर्मिनल हैं, तो ये 3 टर्मिनल मिलकर आपकी 2 संधियों का निर्माण करते हैं। जो आपकी पहली संधि होगी वह होगी उत्सर्जक आधार संधि। इसे हम कह सकते हैं एमीटर बेस जंक्शन। इन दोनों के बीच में और जो सेकंड आपकी होगी पीएन संधि वह होगी आधार और संग्राहक के बीच में। तो ये आपकी कहलाती है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये आपकी 2 प्रकार की संधियां एक ट्रांजिस्टर में पाई जाती है, एक एमीटर बेस का जंक्शन और एक कलेक्टर बेस का जंक्शन आपका पाया जाता है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनकी चौड़ाई कितनी होती है और इसमें डोपिंग किस आधार पे की जाती है। यदि हम इन तीनों टर्मिनल्स की या तीनों भागों की यदि हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग होता है, सबसे जो पतला भाग बनाया जाता है वह बनाया जाता है बेस को। उसके बाद में बेस से थोड़ा सा मोटा हम बनाते हैं एमीटर को और सबसे ज़्यादा जो चौड़ा भाग होता है वह होता है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कलेक्टर, कलेक्टर का अर्थ होता है कलेक्ट करने वाला, किसी चीज़ का संग्रहण करने वाला, संग्राही या संग्राहक। तो जो एमीटर का मतलब उत्सर्जक, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे, जो आवेश वाहक यहाँ से निकलेंगे वह जाके इकट्ठे होते हैं संग्राहक में। अब चूंकि संग्राहक में अत्यधिक मात्रा में आवेश वाहक इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे आवेश वाहकों के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा को वातावरण में उत्सर्जित करने के लिए अधिक क्षेत्रफल इसका रखा जाता है, ताकि जो ऊष्मा उत्पन्न हो वह आसानी से वातावरण में चली जाए और हमारा ट्रांजिस्टर सुरक्षित बना रहे। ये हो गया हमारा चौड़ाई की बात। अब जो इसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया होती है डोपिंग, तो डोपिंग किस आधार पे की जाती है उसे हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो 3 भाग हैं ट्रांजिस्टर के, इसमें सबसे ज्यादा जो डोपिंग की जाती है, सर्वाधिक डोपिंग रहती है यहाँ पे एमीटर में। सबसे ज्यादा डोप जो रहता है वह रहता है एमीटर, क्योंकि यहीं से हमारे आवेश वाहक उत्सर्जित होते हैं। एमीटर के बाद में जो डोपिंग की जाती है वह की जाती है कलेक्टर में और कलेक्टर के बाद में जो डोपिंग की जाती है वह की जाती है बेस में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेस सबसे पतला और सबसे कम अशुद्धि वाला भाग होता है। सबसे ज़्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है एमीटर में और सबसे चौड़ा भाग होता है कलेक्टर। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है कि सबसे कम चौड़ा भाग या सबसे पतला भाग कौन सा होता है, तो वह होता है बेस। सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, वह होता है कलेक्टर। सबसे कम डोपिंग किस में की जाती है, तो वह बेस में की जाती है, उसके बाद एमीटर, उसके बाद कलेक्टर में, उसके बाद एमीटर में। सबसे ज़्यादा डोप वाला भाग एमीटर, सबसे कम वाला बेस। ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे कि चूंकि ट्रांजिस्टर्स में 2 प्रकार की संधियां हैं, तो इन संधियों में किस प्रकार से हम सप्लाई देते हैं, किस प्रकार से इन्हें अभिनत किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और कि जब हम
ट्रांजिस्टर्स को पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर्स में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती है, वह दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा बह सकती है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है होल्स। दोनों का उपयोग यहाँ पे धारा प्रवाह के लिए किया जाता है, दोनों के द्वारा यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बीजेटी भी कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अलावा एक और टर्म आती है यूजेटी, जिसे कहा जाता है, यूजेटी होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, देखिए यूनिपोलर का मतलब कि जिसमें एक ही प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा धारा का प्रवाह संभव हो, या तो इलेक्ट्रॉन हो या अकेले होल हो, दोनों एक साथ नहीं होंगे, वह कहलाएगा यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जिसमें दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा धारा का प्रवाह संभव हो, वह कहलाएगा आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स के मोड्स के ऊपर। जैसा कि हमने बात किया कि हम ट्रांजिस्टर को सामान्यतः उपयोग करते हैं जिसमें एमिटर और बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, अग्रभिनति में रखते हैं, और कलेक्टर और बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है उसे हम रिवर्स बायस में रखते हैं। इसके अलावा भी हम अलग तरीके से और बायसिंग इसमें कर सकते हैं, या तो हम दोनों जंक्शनों को फॉरवर्ड बायस में, या दोनों जंक्शनों को रिवर्स बायस में, या एमिटर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस में भी रख सकते हैं। तो जब हम बायसिंग में परिवर्तन करते हैं तो हमारे ट्रांजिस्टर जो कार्य करता है, जो ऑपरेशन को वो परफॉर्म करता है, वह ऑपरेशन परिवर्तित हो जाता है। तो यह किस प्रकार से होता है इसे हम देखते हैं। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम पहला पॉइंट रखते हैं ट्रांजिस्टर के मोड, हम जिस मोड में इसे ऑपरेट कर रहे हैं वह मोड क्या कहलाएगा। इसके बाद में हम जंक्शंस की बायसिंग देखते हैं। पहला जंक्शन हमारे पास होता है एमिटर बेस जंक्शन, इसकी हम बायसिंग देखते हैं। सेकेंड हम देखेंगे इसमें कलेक्टर बेस जंक्शन में हम किस प्रकार की बायसिंग रखते हैं, और फिर ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, फिर इसका क्या उपयोग रह जाता है या किस तरीके से यह कार्य करेगा, इसे हम देखते हैं। तो देखिए हमारे जो मोड होंगे, सबसे पहला मोड जिसमें हमने एमिटर और बेस जंक्शन को रखा है फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर और बेस जंक्शन को हम रखेंगे रिवर्स बायस में। इस कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह कार्य करेगा एम्पलीफायर की तरह। यह किस तरीके से कार्य करेगा, एम्पलीफायर की तरह। और किस एम्पलीफायर की तरह, जिसका गेन अच्छा हो, जिसका गेन ज़्यादा हो। सामान्यतः इसका जो उपयोग किया जाता है ये एम्पलीफायर की तरह किया जाता है। इस मोड को हम कहते हैं, ये मोड आपका कहलाता है फॉरवर्ड एक्टिव मोड, या इसे हम हिंदी में कहेंगे अग्र सक्रिय मोड। इसके अलावा जो हम और केसेस बना सकते हैं, या तो हम दोनों कंडीशंस में दोनों जंक्शंस को रिवर्स बायसिंग में रखें, या दोनों को हम फॉरवर्ड बायसिंग में रखें, दोनों को हम फॉरवर्ड बायसिंग में रखें। एक और जस्ट अपोजिट केस फॉरवर्ड एक्टिव के अपोजिट केस बन सकता है, जिसमें हम एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रख सकते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इस तरीके से जब हम बायसिंग करते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर किस तरीके से कार्य करता है। देखिए जब दोनों जंक्शनों को हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं, दोनों जंक्शनों में जब हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वह कार्य करता है ओपन स्विच की भांति, एक खुले परिपथ की भांति या खुली स्विच की भांति ये कार्य करता है। इस मोड को कहा जाता है कट ऑफ मोड। ये मोड आपका कहलाता है कट ऑफ मोड, हिंदी में भी इसे कट ऑफ मोड ही कहा जाता है। जब हम दोनों जंक्शंस को, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों को हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो ये हमारा कार्य करता है क्लोज स्विच की भांति, बंद परिपथ की भांति ये कार्य करता है, बंद स्विच की भांति यह कार्य करेगा। इस मोड को हम कहते हैं सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड या ये मोड कहलाता है आपका संतृप्त मोड। अब लास्ट वाला देखेंगे कि जब एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है तो आपका जो ट्रांजिस्टर कार्य करता है ये कार्य करेगा लो गेन एम्पलीफायर की तरह।
इस बाइसिंग का हम बहुत कम उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीफाई होता है, जो एम्पलीफायर बनता है, उसका गेन बहुत ही कम होता है। बहुत कम गेन का अर्थात कि यह वोल्टेज, करंट या पावर में बहुत ही कम मात्रा में वृद्धि कर पाएगा। इस मोड को कहा जाता है रिवर्स एक्टिव मोड, या हिंदी में हम इसे बोलेंगे पश्च सक्रिय मोड। ये ट्रांजिस्टर्स के 4 मोड होते हैं जिसमें हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला मोड है फॉरवर्ड एक्टिव या अग्र सक्रिय मोड, जिसमें एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। सेकंड हमारे पास मोड आता है कट ऑफ मोड, जिसमें एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस होता है। इसमें जो ट्रांजिस्टर कार्य करता है वह ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। ओपन स्विच या एक खुली स्विच की भांति यह कार्य करता है। जब हम दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो ये मोड हमारा कहलाता है सैचुरेशन मोड, और इसमें हमारा ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की भांति या बंद स्विच की भांति कार्य करता है। और जब पहला जंक्शन रिवर्स बायस, एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो यह एक लो गेन एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। ये हो गई हमारी ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग की, किस मोड में हम इसका उपयोग करना चाहते हैं, इस आधार पर हम उसकी बायसिंग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के हम लाभों को देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स ट्रांजिस्टर के आविष्कार से हुए, किन बातों का हमें फायदा हुआ। तो देखिए, जब ट्रांजिस्टर्स नहीं था तब हम वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते थे। ट्रांजिस्टर से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के निर्माण में हम वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स, यदि मैं हिंदी में बोलूं तो इसे आप कह सकते हैं निर्वात नलिका का प्रयोग किया जाता था। निर्वात नलिका का जब प्रयोग किया जाता था तो निर्वात नलिका को काम में लेने के लिए इससे बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अंदर हमें बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती थी। बहुत अधिक तापमान उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पे फिलामेंट्स का उपयोग करते थे। अब अत्यधिक जब तापमान की आवश्यकता है तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की खपत भी बहुत ज़्यादा होगी, और ज़्यादा तापमान उत्पन्न होने के कारण फिलामेंट भी हमारा बार बार जल जाता था, जिससे ये चीज़ काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती थी, काफ़ी महंगी भी ये युक्ति हो जाती थी। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ट्रांजिस्टर जब उपयोग में आने लगा तो निर्वात नलिका का उपयोग पूरा बंद हो गया। तो देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं ट्रांजिस्टर के। सबसे पहले कि इसमें जो टेम्परेचर की जो युक्ति थी, टेम्परेचर बढ़ाने वाली युक्ति, जैसे हम बात करें फिलामेंट की, तो यहाँ से फिलामेंट का काम बिल्कुल खत्म हो गया। अब कोई भी तापक युक्ति या फिलामेंट की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड क्या है, ट्रांजिस्टर बहुत कम वोल्टेज पर भी काम करता है, बहुत कम वोल्टेज पर भी काम कर सकता है। तो इसे हम लो वोल्टेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये लो वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है, या लो वोल्टेज में भी ये कार्य कर सकता है। अगला जो था कि ट्रांजिस्टर हमारा बहुत ही हल्का होता है, इसका जो वेट होता है लाइट वेट होता है। तो लाइट वेट होने के कारण इससे हमारा जो सर्किट था, जो पूरा हम परिपथ बनाएंगे, उस परिपथ का जो भार था, जो वजन था, वह भी काफ़ी कम हो गया। इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता भी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक दक्षता वाला होता है, एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। एक और इसमें ये बेनिफिट था कि जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो ये बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो वोल्टेज कम होने के कारण ये हमारा हुआ शॉक प्रूफ, इसमें किसी भी प्रकार का विद्युत का झटका लगने का खतरा नहीं होता है। तो ये कुछ ट्रांजिस्टर के पॉइंट्स हैं कि ट्रांजिस्टर से हमें क्या बेनिफिट हुआ। अब हम देखते हैं इसके बाद कि ट्रांजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर जो मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे पास 2 प्रकार के हैं। पहला होता है एनपीएन प्रकार, दूसरा होता है पीएनपी प्रकार। इनकी जो संरचना होती है, देखेंगे आप, नाम से ही स्पष्ट है कि 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पी प्रकार का अर्धचालक, या 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर ये ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। यदि हम इनकी संरचना की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका N, ये आपका P, ये आपका N। इसमें जो बीच में होगा अर्धचालक, वह दर्शाएगा आपके बेस को। सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे क्या होगा, बेस बना हुआ होगा N से, P N, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और P। तो इसमें हम देखेंगे जो टर्मिनल्स होते हैं, ये जो सेंटर का जो बीच वाला टर्मिनल होता है, ये हमेशा प्रदर्शित करता है बेस को। ये होगा आपका आधार। अब आधार के बाद में जो एरिया आपका छोटा रहेगा वह आपका कहलाएगा एमीटर, क्योंकि एमीटर का जो क्षेत्रफल होता है वह उत्सर्जक से कम होता है या कलेक्टर से कम होता है। ये हो गया आपका कलेक्टर।
सेम ऐसे ही यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा एमीटर, ये आपका हो जाएगा कलेक्टर। अब देखिए इन्हें सिंपली दर्शाने के लिए बी, ई और सी का प्रयोग किया जाता है। इनके हम सिंबल्स के विषय में देखते हैं कि इनका सिंबल्स कैसे बनाया जाता है, कैसे इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इनके सिंबल्स आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ईडी के एग्जाम में भी आपको ये सिंबल बनाने के लिए आते हैं। दोनों का सिंबल एक समान होता है, बस एक छोटा सा फर्क है दोनों में, उस फर्क को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये एक बेसिक सिंबल होता है आपका ट्रांजिस्टर का। इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं, ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये बेस होगा, हम एक टर्मिनल को एमीटर और एक टर्मिनल को हम कलेक्टर बोल सकते हैं। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी, बेस ये हमने बना दिया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर। अब देखिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं दो प्रकार के। अब इसे प्रदर्शित करने के लिए हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा जो एमीटर है, एमीटर में एक तीर का निशान बाहर की ओर आते हुए होगा। एमीटर में जो तीर का निशान होता है वह बाहर की ओर आते हुए होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में वही तीर का निशान जस्ट अपोजिट अर्थात अंदर की ओर आते हुए होता है। तो ये आपके दोनों ट्रांजिस्टर्स के सिंबल हैं, एनपीएन में तीर बाहर की ओर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीर अंदर की ओर आते हुए होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।